आईएपी वाला कंसेप्ट आपको डिस्कस हमने कर लिया है ना, समझ में आया तुम्हें आईएपी वाला कंसेप्ट कि नहीं? इनहिबिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस पढ़ा है कि नहीं? नो मैम। नहीं नो मैम, आप पीपीटी शो करने वाले थे, वहां से गायब हो गया था। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। देखो यहाँ पे ना मैंने तुम्हें एक और बात बताई थी, वो क्या बताई थी कि रुको, अच्छा अब देखो what I was telling you was कि everybody can see it, yes or no? यस मैम। ठीक है, तो मैं ये बता रही थी तुमको कि जब भी हम एपोप्टोसिस की बात करते हैं तो हम लोगों ने बेसिक पाथवे तो पढ़ा, लेकिन मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म ऑफ दिस सेल के अंदर भी ना कुछ एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एपोप्टोसिस को प्रिवेंट करते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज IAPs, व्हाट आर दे? इनहिबिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक है, अब ये जो इनहिबिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस होते हैं इनको ब्लॉक कैसे किया जाता है, हाउ टू क्लोज दैट? तो याद रखो इनहिबिटर्स ऑफ एपोप्टोसिस को जब भी हमें ब्लॉक करना है, इसके लिए हमारे पास एक सेकंड मीडिएटर निकलता है माइटोकॉन्ड्रिया से ही। तो दिस इज सेकंड मीडिएटर, दैट इज व्हाई इसका नाम क्या पड़ा? सेकंड माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिवेटर ऑफ एपोप्टोसिस। ओके, सेकंड माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिवेटर ऑफ एपोप्टोसिस या डियाब्लो। ओके, सेकंड माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिवेटर ऑफ एपोप्टोसिस या डियाब्लो. So these molecules also come out from the mitochondria and इनका main purpose is to block IAP. So the main purpose of this is to block IAP. Some more? खुल गया अंदर? Okay. So the second, the function of it is to block IAP. Okay. You understand that? तो अब जब मैं बता रही थी कि अगर हम एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के एंटी एपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक तो जो आउटर वॉल में है उनका क्या है? BCL2, और जो साइटोप्लाज्म में है वो कौन सी है? IAP। तो कौन मुझे बताएगा कि BCL2 को कौन ब्लॉक कर रहा है? BCL2 जब फॉल हो जाता है तो उसकी जगह कौन सा मॉलिक्यूल बन जाता है? बैक चैनल बन जाता है। और जब IAP को ब्लॉक करना है तो उसमें कौन सा मॉलिक्यूल होता है? स्मैक डियाब्लो। समझ में आ गई सबको? इज एवरीबॉडी क्लियर टिल हियर? यस बच्चों, यस या नो बोलते रहो क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कनेक्शन जा रहा है। ओके, तो यस मैम। ओके, so now we coming to the next very important term called as mediators and sensors. Okay, तो इसके लिए ना मैं तुमको एक स्टोरी बताती हूँ। देखो क्या होता है कि अगर हम कहीं भी बॉर्डर एरिया की बात करते हैं ना तो वहाँ पे एक इंडियन फौजी होते हैं और एक पाकिस्तानी फौजी होते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों बॉर्डर पे हैं। अब पाकिस्तानी फौजी क्या चाहते हैं कि हम इंडिया के अंदर घुस जाएं, लेकिन जब वो स्नीक इन करेंगे इंडिया के अंदर, बॉर्डर के अंदर, तो इंडियन फौजीज को तो नहीं पता चलेगा। तो उनको कौन बताएगा कि भैया वो आ गए अंदर? विलेजर्स। तो बॉर्डर एरिया पे यूजुअली छोटे छोटे गांव वाले होते हैं, विलेजर्स होते हैं जो कि साइड पे बैठे होते हैं। वो इमीडिएटली देख के फटाफट से इंडियन फौजियों को बता देते हैं कि भैया वो अंदर घुस रहे हैं। तो ये जो विलेजर्स हैं ये बेचारे, इनको गन चलाने नहीं आती, ये फौजी नहीं है, लेकिन ये क्या इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं? मैसेज करना कि भैया वो आ गया है, बचा लो। तो ये कौन है? सेंसर्स। व्हाट आर दीज मॉलिक्यूल्स? सेंसर्स। सो सेंसर्स ऑफ एपोप्टोसिस की जब मैं बात करती हूँ, दीज आर द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो ट्रिगर क्या करते हैं, जो एक्टिवेट करते हैं मीडिएटर्स को। मीडिएटर्स कौन है? जो मारने वाले हैं। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि हमारे पास मीडिएटर्स और सेंसर्स होते हैं? मीडिएटर्स, वो दो टाइप के मीडिएटर्स हो सकते हैं हमारे पास, एंटी एपोप्टोटिक मीडिएटर्स एंड प्रो एपोप्टोटिक मीडिएटर्स। ओके, सो एंटी एपोप्टोटिक मीडिएटर्स कौन से होते हैं? जो कि एपोप्टोसिस बंद करते हैं, लाइक BCL2 एंड IAP। प्रो एपोप्टोटिक अभी आपने पढ़ा, अगर BCL2 शेड हो जाता है तो कौन सा चैनल बन जाता है? बैक चैनल बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम सेंसर्स की बात करते हैं तो सेंसर्स ऑफ एपोप्टोसिस क्या है? सेंसर्स ऑफ एपोप्टोसिस वो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सिर्फ एक ही BCL2 होमोलोगस रीजन है। ओके, सो अगर हम BCL2 होमोलोगस रीजन की बात करें, यानी BCL2 को रिसेंबल करने वाला डोमेन। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम किसी भी मीडिएटर की बात करते हैं ना, नॉर्मली
तो उसके पास ना 4 BH डोमेन्स होते हैं। कितने BH डोमेन्स होने चाहिए? 4। ओके, इट्स लाइक योर केमिस्ट्री जो तुम पढ़ते हो, तो वी शुड हैव 4 BH डोमेन्स। तो इसको कहते हैं BH 1 to 4। दैट्स नॉर्मल, ये नॉर्मल होता है। ओके, लेकिन सेंसर्स के पास, बेचारों के पास सिर्फ एक ही BH डोमेन होता है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? BH3 मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं इनको हम? BH3 मॉलिक्यूल्स। यानी इसका क्या मतलब? एक्चुअली इस हर BH को एक पोजीशन दी हुई है, 1 2 3 4। ओके, सो सेंसर्स में सिर्फ एक ही BH मॉलिक्यूल होता है जो कि 3rd पोजीशन वाला होता है, बाकी BH मॉलिक्यूल्स नहीं होते। That is why it is called as BH3 molecule. So remember, जब भी मैं sensor of apoptosis की बात करती हूँ, sensors of apoptosis are also called as BH3 molecules. They are also called as BH3 molecules. Okay? अब कौन कौन से examples क्या है इसके BH3 molecules के? Remember, जब भी हम sensors की बात करते हैं, ये sensors बहुत unique molecules होते हैं। तो इनका जैसे नाम होता है प्यूमा, Noxa, BAD, BID, and BIM. So these are your sensors of apoptosis. Puma, Noxa, BAD, BID, BIM. These are what are called as sensors of apoptosis. So is everybody clear with this concept of sensors and mediators? Yes, ma'am. याद रखो, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारी बॉडी में जब वायरस अंदर घुस रहा है या कैंसर अंदर हो जा रहा है, तो हमारी बॉडी का जो कि सेंसर है, मेजॉरिटी टाइम क्या करवाता है? एपोप्टोसिस करवाता है। ओके, सो मीडिएटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम आर प्रो एपोप्टोटिक। तो मीडिएटर्स मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होते हैं भाई? दे आर मोस्टली प्रो एपोप्टोटिक। इज एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? यस, ओके। नाउ once you're clear with this apoptosis, ठीक है, तो अब let's come to diseases of apoptosis. Okay, let's see diseases कौन कौन सी हो सकती है apoptosis से। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल तो आपने पढ़ लिया कि नॉर्मली होता है हमारे पास apoptosis, काफी कॉमनली होता है। लेकिन let's see the diseases also कि apoptosis से diseases कौन कौन सी हो सकती हैं। ओके, okay, now look at this. ओके, तो हमारे पास कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जहां एपोप्टोसिस बहुत ज्यादा हो जाती है। ओके, सो एपोप्टोसिस शुड बी अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना। ओके, और अगर हमारे पास वायरस इन्फेक्शन हो या कैंसर होता वो ठीक है। जब एपोप्टोसिस बहुत ज्यादा हो जाए और एक्सेसिव डेथ होने लग जाए, तो इसका क्लासिकल एग्जांपल इज न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस। ओके, कई न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस होती हैं जहां पे न्यूरॉन्स एक्सेसिव अपने आप को मारने लग जाते हैं। तो अगर हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स अपने आप को बहुत ज्यादा मारने लग जाएंगे तो न्यूरॉन्स का नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसी डिजीजेस को कहते हैं न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस, लाइक अल्जाइमर्स डिजीज। ओके, सो ये और पार्किंसंस डिजीज, दे हैव मेनी न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। तो याद रखो कि इन जनरल, इन नॉर्मल, हम बाद में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस में क्या बढ़ता है, किस में कम होता है, बट इन जनरल न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड एपोप्टोसिस। दूसरा, वायरल इन्फेक्शंस में तो पता ही है कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स मर जाते हैं, बट वायरल हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें तो अगर बहुत ज्यादा एपोप्टोसिस होने लग जाए, बहुत ज्यादा हेपाटोसाइट्स अपने आप को मार लें, तो लीवर फंक्शन खराब हो जाता है। तो पेशेंट स्टार्ट्स प्रेजेंटिंग विद जॉन्डिस, ओके, एंड देयर आर वेरियस मैनिफेस्टेशंस व्हिच अकर बिकॉज इतने ज्यादा हेपाटोसाइट्स डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं, कि आपके डिजीज मैनिफेस्टेशंस आने लग जाती हैं। ओके, एंड सम इस्कीमिक इंजरीज आल्सो। जब इस्कीमिया हो जाता है तो सेल सोचता है कि यार चलो अपने आप को मार ही लेता हूँ, तो कई बार एक्सेसिव डैमेज हो जाता है टिश्यू का, जिसके कारण मैनिफेस्टेशंस आने लग जाती है।
सो दीज आर द डिजीजेस विद इंक्रीज्ड एपोप्टोसिस। तो जब इंक्रीज पड़ा है तो डिफेक्टिव भी होना चाहिए। सो व्हाट आर द डिसऑर्डर्स विद डिफेक्टिव एपोप्टोसिस? डिफेक्टिव मतलब सेल अपने आप को मार ही नहीं रहा है, मारना चाहिए बट मार ही नहीं रहा है, तो सेल जिंदा ही रह जा रहा है। आपके हिसाब से कौन सा डिजीज हो सकता है इसके कारण? दिस इज एन एमसीक्यू, जल्दी बताओ, गेस। कैंसर। कैंसर। कैंसर में तो ज्यादा मारेगा ना, कैंसर में ऑटो तो इम्यून डिसऑर्डर। यस, वेरी गुड, ऑटो इम्यून डिजीजेस। देखो ऑटो इम्यून डिजीजेस में क्या होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस में डिफेक्टिव एपोप्टोसिस हो जाती है। क्यों? देखो, जो सेल नहीं रहना चाहिए था, ठीक है, अगर हमारा कुछ ऐसा एंटीजन हमारी बॉडी में आ गया है जिसको हमारी बॉडी सेल्फ एंटीजन मानती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लग गई है, तो हमारी बॉडी को ऐसे एंटीजन को मार देना चाहिए। ऐसा सेल जिसमें अपने आप ऑटो एंटीजन बन गया है उसको मार देना चाहिए। बट अगर नहीं मार रही है और वो जिंदा रह जा रहा है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बननी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये करेक्टरिस्टिक डिसऑर्डर है डिफेक्टिव एपोप्टोसिस का। समझ में आ गई? तो दैट इज ऑटोइम्यून डिसीजेस। ठीक है, न्यूरोडिजेनरेटिव में इंक्रीज एपोप्टोसिस होता है। इस्कीमिया में जैसे एमआई, स्ट्रोक, इस्कीमिया हो गया, ब्लड सप्लाई टू द हार्ट कम हो गई, तो आपको मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, तो सेल्स अपने आप बहुत सारे मर गए। ठीक है, तो उसके अंदर इंक्रीज एपोप्टोसिस हो गया। वायरस इन्फेक्शन, डेथ हो गई। ओके, तो अगेन increase apoptosis हो गया। but defective apoptosis is very characteristically seen in autoimmune disorder. Will you remember this point everybody? Yes. Yes, ma'am. Okay, so that was about apoptosis. So what is this body spotter everybody? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या है ये? Apoptotic body. शाबाश, very good. Okay, so you have 5 minutes with you. Okay, so 5 minutes में अंदर शिफ्ट होंगी अभी। 5 मिनट्स या 2 मिनट्स फटाफट लिखो quickly. You are going to write down all the anti-apoptotic molecules, okay, sensors of apoptosis और extrinsic और intrinsic pathway of apoptosis with difference. This point you have to write till the time I'm shifting. जल्दी, तुम्हारे पास 2 मिनट है, ठीक है, फटाफट। I will ask you किस किसने लिखा है, okay, so I'll just ओके बच्चा लोग, तो सबने लिख लिया? यस। सो लेट मी आस्क सम ऑफ यू, फटाफट लेट मी आस्क यू। ओके,
So Shahina Farheen, are you there? Yes, ma'am. चलो बच्चे मेरे को फटाफट बताओ सेंसर्स ऑफ एपोप्टोसिस जल्दी से। मैम पूमा, नॉक्सा, बैट, बिड और बिम। ये कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें क्या खासियत होती है? मैम ये BCl2 मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ BH3 प्रेजेंट होता है। BCl2 होमोलोगस BH डोमेन मैम इसमें थर्ड BH पोजीशन में होता है, present। ठीक है। BH3 मॉलिक्यूल्स, यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। शालू सिंह, are you there? Yes, ma'am. Okay. Okay, Shalu, tell me, मुझे फटाफट बताओ mediators of apoptosis are of how many types? Ma'am, they are of two types, anti-apoptotic and pro-apoptotic. Okay, very good, ठीक है। चलो next, संजना। Yes, ma'am. Okay, Sanjana, quickly tell me, what is the molecule which comes out from mitochondria when the back channel is formed? When cytochrome C comes out. Very good. Okay, right. Next, Sara Jamal. Sara, Yes, ma'am. which molecule blocks IAP? Ma'am, SMAC channels are Diablo. They Very block good. IAP. Very, very good. Okay. Prerna Buddhi Raja. Ma'am. Yes. Prerna, tell me, what are the two molecules which start the extrinsic pathway of apoptosis? Ma'am, FAS and TNF. FAS and TNF receptors. Very good. Okay. Pankhudi Sharma. Yes, ma'am. Tell me, what were the three ways in which you diagnose apoptosis? Ma'am, the three ways to diagnose apoptosis is one is DNA electrophoresis, where we'll see a step ladder pattern. Then on microscopic examination, we'll be able to see small pink color bodies called apoptotic bodies. And we can also use a dye, annexin 5, for phosphatidylserine. Very good. So these methodologies which you studied for diagnosis of apoptosis were actually after the endonucleases were activated. So if somebody asks you, can you diagnose apoptosis before that also? So the answer is yes. How are you going to diagnose it before that? Let's see this. Okay, so I'm going to take you again to the diagram जो आपने पढ़ा है बच्चों. Okay, so suppose मैं बोल रही हूँ कि मुझे intrinsic pathway of apoptosis पता करना है, तो कौन सा मॉलिक्यूल था जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर साइटोप्लाज्म में निकल रहा था? साइटोक्रोम सी. So if the cytochrome C levels are increased in the body, can I say this person is having excessive intrinsic pathway of apoptosis? Okay. Or if I make a dye which binds to the FAS receptors, so immediately I can identify the extrinsic pathway of apoptosis is getting activated. So remember, this molecule is CD95. Okay, so CD95 is a dye, is a chemical. Okay, it's a stain which can identify activated FAS receptors. तो जब भी FAS receptors activate होते हैं हमारे पास, so they can be identified by CD95. Okay, so अगर आपको apart from those three methods, what are the other two methods of diagnosing apoptosis? One is CD95, which can bind with FAS receptors, and other is increased levels of cytochrome C. Is everybody clear with this? Yes. Okay. Now let's come to the second type of cell death, जो कि बिल्कुल प्रोग्राम नहीं होती है. नेक्रोसिस. ओके, सो सेकंड टाइप ऑफ सेल डेथ जो बिल्कुल भी प्रोग्राम नहीं होती, वो कौन सी है? नेक्रोसिस. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड. नेक्रोसिस का ना बच्चों कोई मैकेनिज्म नहीं होता है. ओके, नेक्रोसिस डजंट हैव एनी मैकेनिज्म. ओके, so necrosis are just morphological changes which we should know. Okay, so we'll see the morphological changes. Okay, so
नेक्रोसिस की बात करें, सो वी हैव टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस. ओके, सो दीज आर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस. नेक्रोसिस का कोई पैटर्न नहीं होता, जैसे मॉर्फो, इसकी कोई वो नहीं होती है, प्रोग्रामिंग नहीं होती, तो इसकी सिर्फ हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंसेस होते हैं जिससे हम डिफरेंशिएट करते हैं. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस वी हैव? We have coagulative necrosis, we have liquefactive necrosis, okay, we have gangrene, we have we have caseous necrosis, okay, caseous necrosis. So first we'll study these four and then we'll go to more. Okay, पहले ये चार पढ़ेंगे. Remember, most common type of necrosis in humans is coagulative necrosis. This is the most common type of necrosis that we have. Okay, अगर हम coagulative necrosis की बात करें तो coagulative necrosis सबसे common होता है सभी organ में except brain. So एक leaving brain, all the other organs undergo coagulative necrosis. So what is the mechanism? Coagulative necrosis होता क्यों है? So this occurs because of denaturation of proteins. Okay, किसी भी कारण से अगर कभी denaturation of proteins हो जाती है तो that gives rise to coagulative necrosis. So coagulative necrosis में क्या हो जाता है? Again, there is a kind of irreversible injury. जहाँ तक आपने irreversible injury पढ़ी है, उसके बाद suddenly denaturation of proteins भी start हो जाती है. So the death वैसे ही होती है पर साथ में denaturation of proteins भी start हो जाती है. ठीक है, तो remember always denaturation of proteins bind very very strongly with eosin dye. Okay, denatured proteins बहुत strongly bind करती हैं eosin dye के साथ, इसीलिए वो बहुत ज्यादा पिंक अपीयर होता है. अभी तो आपको पता ही है कि कोई भी सेल अगर इंजर्ड हो रहा है, डेथ हो रही है, तो पिंक ही होता है. लेकिन which is more pink? तो याद रखो कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस वाले जो सेल्स होते हैं जिसमें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है वो बहुत ज्यादा पिंक दिखते हैं. क्यों? क्योंकि उसके अंदर डीनेचर्ड प्रोटीन्स होती हैं which bind very very strongly to eosin dye and that is why they appear very very pink. Okay, और क्योंकि किसी भी नेक्रोसिस में ग्रुप ऑफ सेल्स इफेक्ट होते हैं तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस यूजुअली एज अ एरिया नजर आता है, एक सिंगल सेल नहीं मरता है. ओके, एज अ एरिया नेक्रोसिस आपको दिखेगा. तो जहां भी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, ग्रॉस में अगर हम उसको देखें, ग्रॉस पता है ना क्या होता है? ग्रॉस मतलब ऑर्गन ग्रॉसली देखें अगर हम उसको, तो दिस विल अपीयर एज इन्फार्क्ट. वो ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा रीजन मर गया है, खत्म हो गया है, इन्फाक्टेड हो गया है, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन, जैसे कि किडनी इन्फाक्ट. तो जहां भी नेक्रोसिस हो जाता है वो एरिया पूरा इन्फाक्टेड दिखता है. तो लेट्स सी. ओके, देखते हैं, जब हम देखेंगे किसी चीज को तो इट बिकम्स मोर क्लियर टू अस. लेट्स सी दैट. ओके ओके, okay, so let's see this. Okay, देखो, दिस इज किडनी. अब आपको दिख रहा है कि ये किडनी का पूरा क्या हो गई है? पिंक हो गई है, पूरी की पूरी पिंक हो गई है. सो दिस एरिया ऑफ द किडनी इज कंप्लीटली इन्फेक्टेड. लेकिन आपको पता चल रहा है ये किडनी है, क्यों? क्योंकि इसकी आउटलाइंस इंटैक्ट हैं. तो आउटलाइंस मैम क्या सोनी हो रही स्लाइड नहीं दिख रही है आपको? अच्छा, ओके, लेट्स सी दिस. ओके, अब दिख रही है क्या? देखो, यस मैम. Yes, ma'am. दिख रही है? ओके, तो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस स्लाइड. कैन यू सी दिस स्लाइड? क्या दिख रहा है इसके अंदर आपको? आपको दिख रही है कि ये एक ग्लोमेरुलस है. दिख रहा है? ये ग्लोमेरुलस है और ये ट्यूब्यूल्स है. यू कैन मेक आउट कि ग्लोमेरुलस एंड ट्यूब्यूल्स हैं. दो इसमें न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं दिख रहा है, डिटेल्स नहीं दिख रही हैं क्योंकि सेल पूरे मर चुके हैं.
नेक्रोज हो चुके हैं, बट फिर भी आपको आउटलाइन पता चल रही है। तो याद रखो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की खासियत क्या होती है कि आउटलाइंस ऑफ द सेल्स आर स्टिल इंटैक्ट। ओके, सो आउटलाइंस इंटैक्ट रहती हैं, although it becomes very very pink. Can you see everything is very very pink? Okay, but outlines are still preserved, and that is what is called coagulative necrosis. ठीक है, look at this. This is a muscle, और इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहे हैं। कैन यू सी दिस इज अ नॉर्मल सेल, ये नॉर्मल सेल है, इसमें न्यूक्लियस है। बट लुक एट दीज सेल्स, इनके न्यूक्लियस गायब हो गए हैं। ओके, इनके न्यूक्लियस गायब हो गए हैं, they have become more pink. Can you see the difference? तो ये क्या हो गया, नेक्रोज्ड हो गया। तो दिस इज अ स्लाइड विच विल बी गिविंग यू इन योर प्रैक्टिकल्स। ओके, तो ये क्या है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो गया है। अब यहाँ पे एक डाउट है मुझे, कौन मुझे बताएगा, ये जो ब्लू 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 बीच बीच में न्यूक्लियस दिख रहे हैं, ये क्या है? ये बीच बीच में दिख रहा है ब्लू ब्लू न्यूक्लियस, ये क्या है? वेरी गुड, यू रिमेम्बर necrosis is always associated with inflammation. क्या सबको वो morphological difference between apoptosis and necrosis के points याद है कि जब भी कोई सेल नेक्रोसिस से इफेक्ट होता है उसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसमें क्या हो जाती है, मेम्ब्रेन्स डैमेज हो जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन बहुत ज्यादा होती है। डू यू रिमेम्बर दीस पॉइंट्स? तो ये इन्फ्लामेटरी सेल्स है। ओके, तो ग्रॉसली अगर आप कभी भी देखो कहीं पर अगर इनफैक्ट कहीं पर अगर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाता है तो ऑर्गन में क्या हो जाता है, वो इन्फेक्टेड हो जाता है। कैन यू सी दिस ऑर्गन, ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया है फ्रॉम सराउंडिंग, ये पेल हो गया है। तो ये क्या है, ये दिस इज अ काइंड ऑफ इन्फेक्ट। ओके, तो ये इन्फेक्ट इज एक्चुअली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ नेक्रोसिस। क्या आपको समझ में आ रहा है? जैसे क्या बोलते हो, एमआई हो गया, किसी को मायोकार्डियल इन्फार्क्ट हो गया, तो क्या आपको अंदर से पता है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्ट का मतलब क्या, यानी कि इस बंदे को पक्का इस्कीमिया हुआ होगा, उस इस्कीमिया को सेल बर्दाश्त नहीं कर पाया होगा, तो उसमें पहले रिवर्सिबल इंजरी हुई होगी, फिर उसमें इरिवर्सिबल इंजरी हुई होगी, और उसके बाद जब वो इरिवर्सिबल के बाद भी बियर नहीं कर पाया तो इट वुड हैव अंडरगॉन नेक्रोसिस, और वो नेक्रोसिस के बाद वहां पे क्या हो गया होगा, इन्फार्क्ट हो गया होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट एवरीबॉडी? So that is the mechanism behind your cell necrosis. So that is coagulative necrosis. लेकिन I told you there is one organ of the body जहाँ पे coagulative necrosis नहीं होता। कहाँ पर है वो? कौन सा organ है? कि ब्रेन में ना liquefactive necrosis होता है। So this is what is called as liquefactive necrosis. Liquefactive necrosis इसलिए कहते हैं liquefactive, नाम ही बोल रहा है liquid. So it becomes like liquid. Basically outlines नहीं रहती हैं. So there are no outlines. You do not have any outlines of the cell. क्योंकि outlines नहीं होती हैं, इसीलिए you cannot make out, okay, कि cell organ क्या था. There is no outlines, okay. ऐसा ब्रेन में ही क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन इज रिच इन एंजाइम्स, ब्रेन में बहुत ज्यादा एंजाइम्स होते हैं, तो इसीलिए ब्रेन में एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन स्टार्ट होती है, एंजाइम्स आर लाइक सुनामी, जब वो आते हैं ना, वो किसी बाउंड्री को नहीं मानते हैं, तो कोई बाउंड्री नहीं रहती है, ये पूरा का पूरा धो डालते हैं टिश्यू को। डू यू अंडरस्टैंड दैट? दैट्स व्हाट हैपेंस इन ब्रेन। Now let's come to this necrosis. What is this? Caseous necrosis. So caseous, पहले ग्रॉस देख लेते हैं एक मिनट liquefactive necrosis का। तो जब liquefactive necrosis का ग्रॉस देखते हो ना, वो टिश्यू की पूरी डिसोल्यूट हो जाती है, तो वहां पे ना इस तरह से पूरा का पूरा डिसोल्यूशन हो जाता है, एक होल बन जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ द टिश्यू हो जाती है। That's what happens in liquefactive necrosis. ठीक है, तो दैट्स व्हाट हैपेंस। देखो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, ये हमारे यहाँ पर ग्रॉस आया था लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस का। देखो ब्रेन में जब होता है तो क्या होता है, पूरी की पूरी टिश्यू गायब, डिसोल्यूटेड। दैट इज व्हाट इज लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। रिमेंबर दिस ऑलवेज, ओके। नाउ व्हाट इज केशियस नेक्रोसिस? देखो केशियस नेक्रोसिस इज अ टाइप ऑफ कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जब भी किसी सेल को कुछ ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं जिनकी वॉल में बहुत ज्यादा लिपिड होता है, लाइक माइकोलिक एसिड, ओके, तो जब कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट करते हैं सेल को जिसकी वॉल में बहुत ज्यादा लिपिड होता है, ओके, तब क्या होता है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस तो होता ही है, बट साथ में वो लिपिड भी वहां पे डिपॉजिट हो जाता है, तो ये बड़ा चीजी दिखने लग जाती है, टिश्यू स्टार्ट्स अपीयरिंग वेरी वेरी चीजी, ओके। सो इसलिए इसको कहते हैं हम केशियस नेक्रोसिस। और याद रखो केशियस मतलब चीजी नेक्रोसिस,
ओके तो ये बहुत चीजी दिखता है, जैसे जैसे कि पिज्जा का टॉप होता है चीजी, उसी तरीके का ये दिखने लग जाता है. दैट इज टिपिकल पिज्जा टॉप. ओके सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज चीजी अपीयरेंस. So that is your caseous necrosis. ये usually tuberculosis में दिखता है. Okay, TB में दिखता है ये caseous necrosis. So can you see this necrosis here? It has affected many cells and this has become very cheesy. So that is what is called as caseous necrosis. Okay, that is what is called as caseous necrosis. Okay, so it can appear like this. This is lung. इसके अंदर बहुत cheesy yellow सा deposit हो रहा है, necrosis हो रहा है, और या फिर it can appear like this. Okay. So that is what is called caseous necrosis. Now, what do you understand by the term gangrene? Gangrene का क्या मतलब होता है? Gangrene का मतलब होता है necrosis with putrefaction. Necrosis with putrefaction. Okay, इसका क्या मतलब हुआ? देखो हमारे पास ना दो तरह के गैंग्रीन होते हैं, ड्राई गैंग्रीन एंड वेट गैंग्रीन. जब भी हमारे पास कोएगुलेटिव नेक्रोसिस प्यूट्रीफाई होता है तो दैट्स ड्राई गैंग्रीन. जब भी लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस की प्यूट्रीफैक्शन होती है तो दैट इज कॉल्ड वेट गैंग्रीन. ओके सो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की प्यूट्रीफैक्शन जब होती है तो ये ड्राई गैंग्रीन होता है. तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस तो बाउंड्रीज इंटैक्ट रखता है ना, सो द बाउंड्री बिटवीन द इन्फेक्टेड एंड नॉन इन्फेक्टेड सेल्स मेंटेन रहता है. तो दैट ये देखो ये क्या हो गया, पूरा गैंग्रीन हो गया, प्यूट्रीफाई हो गया. Okay, लेकिन boundary between normal and abnormal is well maintained. So that is what is called as your dry gangrene. अब wet gangrene क्या होता है? Liquefactive necrosis की जब putrefaction होती है तो wet gangrene होती है. इसमें क्या होता है, इतना ज्यादा edema हो जाता है कि normal और abnormal के बीच में difference ही नहीं पता चलता है. Okay, so normal और abnormal के बीच में पता ही नहीं चलता है difference. तो क्योंकि intestine में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं और इंजाइम्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पे वेट गैंग्रीन हो जाता है एंड यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल. ओके ठीक है गाइस. So now these were three major type of necrosis. Now let's come to three more जो हम अगली बार पढ़ेंगे. Okay, but let me just brief you about it. Okay, बाकी और कौन कौन से हैं? So okay, so apart from this मैंने अभी बताया आपको. Okay, so we have three types जो भी हमने पढ़े थे, coagulative, liquefactive, okay, gangrene and caseous. Okay, what are the other types? देखो fibrinoid necrosis. Next is fibrinoid necrosis. Okay, so fibrinoid necrosis basically occurs in the blood vessels. Okay, fibrinoid necrosis is a type of necrosis which occurs in blood vessels. Okay, then we also have, so whenever we talk about fibrinoid necrosis, just to tell you in short here, we will finish it here only. So the vessels are normally lined by endothelium. Okay, so vessels are lined by endothelium. तो जब भी हमारे पास किसी तरीके से एंडोथेलियम को डैमेज होता है, ओके, सो व्हाट इज इट? इट कैन आइदर बी ड्यू टू इम्यून कॉम्प्लेक्सेस और इट कैन बी ड्यू टू मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन. ओके, सो जब भी किसी कारण से एंडोथेलियम डैमेज हो जाए, ओके, डेथ हो जाए एंडोथेलियम की, सो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस लाइक पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा या मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, जब भी एंडोथेलियम की डेथ हो जाती है तो वहां पर देयर इज अ पिंक फिब्रिनस मटेरियल व्हिच डिपॉजिट्स अराउंड द वॉल. दिस पिंक फिब्रिनस मटेरियल इज नथिंग बट देयर आर लॉट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स व्हिच डिपॉजिट. तो अगर कोई पूछे ये फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में क्या हुआ, तो दे आर डेड एंडोथेलियल सेल्स प्लस proteins they deposit and inflammatory cells, so they together form fibrinoid necrosis. Okay, they are usually seen in the blood vessels. So these are mota most important type of necrosis which we have to know. So I'm going to show you an image. Everybody identify the image. क्या किसकी image है, जल्दी से बताओ मुझे. Quickly.
किसकी इमेज है ये, जल्दी से बताओ। दिस इज अ, एवरीबॉडी कैन सी द स्क्रीन? नो मैम। नो मैम। नहीं दिख रही है? वेट, ओके अब देखो, कैन एवरीबॉडी सी? यस यस मैम। ओके, सो दिस इज अ ब्लड वेसल, और ये ब्लड वेसल में अब देखो यहाँ पे एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हो चुके हैं और वेसल के अराउंड पिंक फिब्रिनस सा मटेरियल डिपॉजिट हो गया है। सो दिस इज फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉज इज पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा एंड मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। तो क्या हमको सारे टाइप के नेक्रोसिस समझ में आते हैं? कौन कौन से टाइप के पढ़े? नंबर 1 कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, जिसमें आउटलाइंस प्रिजर्व्ड थी एंड मैकेनिज्म वाज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, जिसमें एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हुई और आउटलाइंस लॉस हो गई। Caseous necrosis, which occurs because of whenever the organism which has more lipid in the wall attacks a cell, that is like TB organism, this causes caseous necrosis. Fibrinoid necrosis occurs whenever there is damage to the endothelial cells. Endothelial cells की death होती है because of either immune complexes or malignant hypertension. And the last one is gangrene, जो भी आपने पढ़ा, there are two types, dry gangrene and wet gangrene. Okay, is everybody clear with this? So these are the types of necrosis, and I've already told you it is not a programmed cell death. Okay, so is everybody clear with this? Yes. Okay, तो Yes, कल ma'am. जो कल आपको असाइनमेंट्स दी गई थी बच्चों, हाउ आर यू गोइंग टू सबमिट इट? बिकॉज 250 स्टूडेंट्स होते के साथ असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकते आप. So what you will do is you will make a file and you will keep these assignments, okay, and I will check these assignments for आप सबकी assignments and I will score you. These are all the summative assignments which you will keep it with you, okay, and I'll check whenever I'll call you batch wise. जब तुम्हारे tutorials होंगे किसी time पे I will call you batch wise. I will check your assignments, okay. Keep maintaining a file of these, okay बच्चों? ठीक? Okay, ma'am. Let me just download your attendance and then you can go. आज किस किस के clinics हैं? Ma'am, all of us are having it. So do you have to teach at 9 o'clock? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I think today. Yes, order ma'am. will They come. were taking classes on our way. अच्छा, ठीक है, चलो, I think today some order. I will share the order with you people. Don't worry. We are going to change. Classes on our way. हाँ, क्या? जाओ जाओ बच्चों के जाओ. Bye.